हेलो एवरीवन। सो अब मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ एंड इस सीरीज़ में मैं निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं हमारे उन सभी स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूँगा, राइट, फॉर स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर्पस से। और ये मैं करूँगा डिमांड एंड सप्लाई जोन के मेथड से। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैंने फर्स्ट जो स्टॉक आज लिया है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मंथली का चार्ट ओपन किया है। जब भी हमें स्विंग ट्रेड या फिर हमें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से किसी स्टॉक को एनालाइज करना होता है तो हम लेते हैं उसमें मंथली टाइम फ्रेम, क्योंकि मंथली का जो टाइम फ्रेम है वो काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है एज़ कम्पेरिजन टू वीकली एंड डेली। ठीक है, उसमें हमें डेटा जो होता है वो ज़्यादा मिलता है, इसीलिए हम मंथली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। और डिमांड एंड सप्लाई जोन में सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं लोकेशन। और जो लोकेशन हम फाइंड आउट करते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। और इसमें मैंने जो बड़ा टाइम फ्रेम लिया वो है मंथली का। मंथली में मैं लोकेशन फाइंड आउट करूँगा। लोकेशन से मेरा मतलब है जो भी जो भी फ्रेश एंड करंट बिल्कुल नियर बाय डिमांड एंड सप्लाई जोन होंगे मैं उनको मार्क करूँगा। देन मैं वीकली में जाऊँगा। वीकली में मैं ट्रेंड चेक करूँगा कि ट्रेंड हमारे फेवर में है या नहीं है। देन मैं डेली में जाऊँगा और डेली में जाकर मैं वो एग्जीक्यूशन पॉइंट ढूंढूंगा, वो पॉइंट ढूंढूंगा जहाँ पर हमें बिल्कुल बहुत स्मॉल एसएल के साथ हमें बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल सके। तो बिल्कुल सिंपल फंडा है। आप इस वीडियो से अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना तो आप खुद भी अपने आप से किसी भी स्ट्रोक को एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहता है वो रहता है हमें करंट मार्केट प्राइस को मार्क करना है, जो कि मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद करंट मार्केट प्राइस से डाउन एंड लेफ्ट साइड की तरफ देखते हुए चलना है। हमें ढूंढनी है ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, उसके बाद बेस कैंडल, देन रेड कैंडल। ठीक है, ये मेरे अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हो, अगर नहीं देखी है तो मैं चाहूँगा कि आप देखें। उसमें मैंने बताया है कि डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ डिमांड जोन है जो हमें यहाँ पे मिला है, उसका जो जिसे हम बोलते हैं रैली बेस, सॉरी ड्रॉप बेस एंड रैली। ठीक है, इसको मैंने यहाँ फाइंड आउट कर लिया, बहुत ईजिली मुझे ये मिल गया है। तो यहाँ पे मैं इसको मार्किंग कर लेता हूँ। अब इसकी मार्किंग कैसे होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्किंग करने के लिए मैं जो लेता हूँ, मैं लूँगा यहाँ पर जो सबसे सबसे लो जो हमारी बेस कैंडल होगी ना उसको मैं मार्क करूँगा। अब उसको मार्क कैसे करते हैं, जो बेस कैंडल की हमारी बॉडी है, जो हायर बॉडी है बेस कैंडल की, उसको मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है उसको मैं मार्क कर लूँगा। तो ये मेरा एक जोन बन गया है, मंथली जोन। इसे मैं बोल सकता हूँ लोकेशन। तो ये मैंने एक लोकेशन मार्क कर ली है मंथली के टाइम फ्रेम पे। अब मैं जाऊँगा और ऊपर की तरफ जाऊंगा और लेफ्ट साइड जाऊंगा और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा मंथली का ही सप्लाई जोन। ये मेरी मंथली की कैंडल थी, जो कि मेरी मंथली की कैंडल अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अब ये लाइव नहीं है। अब इसके बाद न्यू कैंडल बनेगी 1 जैन को, जो कि कल होगी। तो ये मेरा मंथली का जो है एरिया तैयार हो चुका है बन के। तो क्या मैं इसको मंथली का सप्लाई जोन कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ सेकेंड टाइप ऑफ सप्लाई जोन मिल गया है जो हमारा होता है ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप। फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही है मैं कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, और कैसे बोल रहा हूँ कि ये सेकंड टाइप ऑफ सप्लाई जोन है या ये फर्स्ट टाइप ऑफ डिमांड जोन है, उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या मैं इसको सप्लाई जोन कंसीडर कर सकता हूँ, इस एरिया को ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप के हिसाब से। अगर मैं देखूँ तो इस कैंडल ने, जो ये कैंडल है, इसने इस कैंडल के बिल्कुल, अब मैं इस कैंडल की जो रेंज है ना, ये देखिए इस कैंडल की रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेंज है। ऑलमोस्ट इस रेंज के अंदर जाकर ही इसने क्लोज कर दिया है ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे मुझे कोई ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप कैंडल इतनी अच्छी नहीं मिली है। मेरी जो ड्रॉप कैंडल बनी है ना वो कुछ खास अच्छी नहीं बन पाई है। तो मैं इसीलिए इस एरिया को मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ एज अ सप्लाई जोन इन मंथली। मैं इससे ऊपर चलता हूँ। एक सेकेंड के लिए इसको मैं हटा देता हूँ पहले। ये लीजिए, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, ये मैंने हटा दिया है। अभी के लिए मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि या मुझे यहाँ पे कोई अच्छा सप्लाई जोन मिल रहा है या मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। सब बेस कैंडल दिख रही है, जो कोई ब्लू कैंडल दिख रही है ना, ये सब की सब बेस कैंडल है। बेस कैंडल से मेरा मतलब होता है कि वो कैंडल जिसकी बॉडी जो होगी उसकी रेंज के 50% से
कम होगी, तो वो मेरी बेस कैंडल है। तो यहाँ मुझे सभी बेस कैंडल मिल रही हैं, तो मुझे कोई अच्छा सप्लाई जोन अभी के लिए यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है मंथली के टाइम फ्रेम पे। हो सकता है इससे छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ कोई ना कोई सप्लाई जोन देखने को मिल जाए, बट अगर मैं मंथली की बात करता हूँ तो मंथली मुझे यहाँ पे कोई भी सप्लाई जोन अभी के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। और हमारा जो प्राइस है वो कहाँ से आ रहा है, वो ऑल टाइम हाई से आ रहा है, यानी कि वो किसी सप्लाई जोन को टच करके नहीं आ रहा है, किसी बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली के या किसी हाफ ईयरली के या ईयरली के सप्लाई जोन को टच करके नहीं आ रहा है। वो सिर्फ ऑल टाइम हाई से वापस रिट्रेस करता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे मंथली में कोई भी सप्लाई जोन नहीं मिल रहा है, यानी कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन है मंथली का, तो मैंने इसको मार्क कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा वीकली के टाइम फ्रेम पे। मंथली में देखिए, मैं ये भी बता दूं आपको, मंथली में जो हमें ट्रेंड दिख रहा है ना अभी के लिए, अगर आप देखेंगे मंथली का जो हमें ट्रेंड है, आप खुद सोचिए मंथली का ट्रेंड भी क्या दिख रहा है आपको, एक अच्छी खासी इसमें रिट्रेसमेंट आई है। ठीक है, बट अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग देखूँ ना, डिमांड एंड सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग देखता हूँ, तो मंथली का ट्रेंड मैं अभी डाउन नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसने किसी भी अपने डिमांड जोन को ब्रेक नहीं किया है। और होता क्या है ना, जब कोई मार्केट अपने दो डिमांड जोन को ब्रेक कर देती है, तब हम उसको बोलते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन हो गया, डाउन ट्रेंड में आ गया है। अगर वो अपने एक डिमांड जोन को ब्रेक करती है, तब हम कहते हैं कि मार्केट साइडवेज हो गया है। और अगर वो कंटिन्यूस दो डिमांड जोन को ब्रेक कर दे, तो हम बोलते हैं कि मार्केट डाउन हो गया है। बट अगर वैसे देखा जाए, रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो देखिए कितने परसेंट की रिट्रेसमेंट आ चुकी है, ये आ चुकी है तकरीबन 25% की यहाँ रिट्रेसमेंट आ चुकी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि मंथली में जो ट्रेंड है हमारा, वो डाउन ही है, डाउन की डायरेक्शन में ही है। बट अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो अभी मैं इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, ये रिट्रेसमेंट बोल सकता हूँ, बट ये रिट्रेसमेंट बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट है। 25% की रिट्रेसमेंट कोई छोटी मोटी रिट्रेसमेंट नहीं होती है। तो एक बारी के लिए मैं इसको मान के चलता हूँ कि मंथली में ट्रेंड जो हमारा है वो रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम वीकली में। हमें ट्रेंड जो एक्चुअली में देखना होता है, वीकली में देखना होता है। तो वीकली में हम जाते हैं। अब वीकली में देखिए, अगर मैं देखूं तो वीकली में ये एक हमारा वीकली का डिमांड जोन बना था। ठीक है, इतना अच्छा डिमांड जोन नहीं है, बट एक वीकली का ये डिमांड जोन था, इसको ब्रेक कर दिया। नंबर 1 डिमांड जोन हमारा ब्रेक हुआ। उसके बाद ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन था, इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद ये एक डिमांड जोन था, इसको भी ब्रेक कर दिया। ये एक डिमांड जोन था, ये भी ब्रेक कर दिया। यानी कि वीकली में साफ दिख रहा है कि ट्रेंड जो है हमारा वो डाउन है। तो वीकली में तो हमें साफ दिख रहा है कि हमारा ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, ट्रेंड हमारा बिल्कुल डाउन है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर मैं ये देखूं कि यहाँ से लेकर ऑल टाइम हाई से लेकर जो मैंने जोन मार्क किया है, अगर यहाँ तक मार्केट का प्राइस आता है, तो तकरीबन 30% का ये डाउनफॉल है, जो कि बहुत बड़ा डाउनफॉल है अपने आप में 30% का। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या ट्राई करते हैं, इस केस में हम ट्राई करते हैं कि अगर ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम प्राइस को जोन में आने देंगे। जब वो जोन में आएगा और यहाँ से जब वो निकलना स्टार्ट करता है, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है ना, उस टाइम पे हम देखते हैं कि उसने डेली के टाइम फ्रेम पे, यानी कि जो हमारा एग्जीक्यूशन का पॉइंट होता है ना, या तो आप एग्जीक्यूशन वाला टाइम फ्रेम ले लीजिए, या फिर आप वीकली का जो मिड का होता है ना, मिड का जो टाइम फ्रेम होता है, जिसे हम ट्रेंड देखने का भी टाइम फ्रेम बोलते हैं, जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड देखते हैं, उस टाइम फ्रेम का जब एक डिमांड जोन या फिर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम के दो डिमांड जोन को ब्रेक कर देता है, और उसके बाद जब वो रिट्रेस कर कर किसी अच्छे डिमांड जोन में दोबारा एंट्री देता है, तब हम उसमें ट्रेड प्लेस करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है ना, इससे हम सेफर साइड हो जाते हैं, हमारे स्टॉप लॉस के जो चांसेस होते हैं ना, वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे मैंने क्या किया, मैंने देख लिया ट्रेंड, देख लिया मैंने कि ट्रेंड मेरी डायरेक्शन में नहीं रहेगा। जब ट्रेंड यहाँ, जब मार्केट का प्राइस हमारे जोन में आएगा, मंथली के जोन में, तो ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, विच इज़ अब माइनस पॉइंट फॉर अस, तो ये हमारे लिए एक माइनस पॉइंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम पे, और वहाँ पर हम एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसा एग्जीक्यूशन पॉइंट देखेंगे, लोकेशन तो बड़े टाइम फ्रेम को बोलते हैं, ऐसा एग्जीक्यूशन पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ से हमें एक अच्छी अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। अब जो एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है ना, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, मैं आ गया हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे। अब डेली के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस एरिया में, ये जो एरिया है, इस एरिया में दोबारा से डिमांड जोन सर्च करूँगा। ठीक है, यानी कि डेली का डिमांड जोन मैं सर्च कर रहा हूँ, जहाँ से बहुत अच्छी अपसाइड की मूव मिली हो। ठीक है, और उसकी कुछ अचीवमेंट हो। अचीवमेंट से मेरा मतलब क्या होता है, अचीवमेंट से मेरा मतलब होगा कि डेली के ही सप्लाई जोन्स को उसने ब्रेक किया हो,
या फिर डेली की जो हमारी कर्व्स हैं, यानी कि ये स्विंग है, देखिए ये एक स्विंग है, इसको अगर आप देखते हैं तो ये एक स्विंग है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, ये एक स्विंग हो गया। उसके बाद ये एक स्विंग है, ठीक है। उसके बाद ये एक स्विंग हो गया, उसकी वजह से ये एक स्विंग हो गया। तो इन स्विंग्स को ब्रेक करके उसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी हो, और वो भी कम से कम 2 एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल्स के साथ। तो ऐसा हमें एरिया ढूंढना है। अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ से मैं देखना शुरू करता हूँ, यहाँ पे मुझे ऐसा कोई एरिया नहीं मिल रहा अच्छा। फिर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ तक टेस्टेड है, यहाँ भी कुछ अच्छा एरिया नहीं मिल रहा। फिर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ मैं देखता हूँ इस एरिया के पास, ये जो एरिया है ना, मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है कि डेली की एक रेड कैंडल थी, उसके बाद गैप अप के साथ, सीधा गैप अप के साथ नेक्स्ट डे में कैंडल ओपन हुई और उसने अच्छी खासी ऊपर क्लोजिंग दी। फिर सेकंड डे भी सेम गैप अप के साथ कैंडल ओपन हुई और उसने अच्छी खासी ऊपर क्लोजिंग दी। उन्होंने डेली का एक छोटा सा ये सप्लाई जोन था, इसको ब्रेक करा। उसके बाद जो डेली का सेकंड सप्लाई जोन था, इसके अब ये नहीं बोल सकते इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, बट हाँ इसको ब्रीच उसने ऑलमोस्ट कर दिया था। उसके बाद यहाँ से फिर सीधा ऊपर ही लेके गया, और यहाँ से आप ये देखिए इस वाले एरिया को, जो ये एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर ले जाके और ऑल टाइम हाई के ऊपर ले जाके इसने क्लोजिंग दी है, इस वाले पॉइंट ने, इस वाले जोन ने। अगर हम देखें तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस एरिया पे बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, क्योंकि मार्केट चलता है देखिए, जब मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस का मतलब कि जब एकदम से बायर्स या सेलर्स, कोई एक साइड के जो हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं ना, तब उस डायरेक्शन में मूव आती है। अब क्या हुआ, यहाँ पे बायर साइड्स के जो ऑर्डर्स थे वो ज़्यादा पेंडिंग रह गए, जिसके कारण कि इतनी अच्छी मूव आई है ऊपर की तरफ। ये और भी अच्छा एरिया माना जाता अगर ये इसके ऊपर क्लोज देता जाकर, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर अच्छी ग्रीन कैंडल से क्लोज देता ना, तो इसे बहुत अच्छे एरिया माना जाता। बट अभी के लिए ये एरिया भी ठीक है, ये इतना बुरा एरिया नहीं है, ये एरिया अच्छा है, क्योंकि यहाँ से 2 ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल मिली है, वो भी गैप अप के साथ। तो यहाँ से उम्मीद है कि प्राइस यहाँ पर अगर आएगा तो यहाँ से अच्छी रिएक्शन मिल सकती है। तो देखिए इससे अब होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये हमारा स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छा हमें एरिया मिल गया है, इवन के इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा एरिया है। तो मैंने इसको मार्क कर लिया। इस लाइन को मैं थोड़ा नज़दीक ले आता हूँ, ये लीजिए। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, थोड़ा बहुत आपको बफर जो है ना वो देते हुए चलना चाहिए। 2-4 पॉइंट का बफर आप जरूर दीजिए, यानी कि स्टॉक को सांस लेने की जगह दीजिए थोड़ा बहुत। हो सकता है आपका प्राइस थोड़ा सा ऊपर से ही निकल जाए, अगर ऑर्डर बहुत ज़्यादा पेंडिंग होंगे ना। तो ये देखिए मैं आपको बताया था, अगर ऑर्डर बहुत ज़्यादा पेंडिंग होते तो क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ मार्क कर लिया है, इसके हो सकता है 2-4 पॉइंट ऊपर से ही प्राइस वापस चला जाए। ये भी होता है अगर ऑर्डर बहुत ज़्यादा पेंडिंग है तो, क्योंकि जो बड़े लोग होंगे वो चाहेंगे कि सब लोग जो हमारे जैसे रिटेलर हैं वो सब एंट्री ना कर सकें, तो इसीलिए वो हो सकता है इसके ऊपर से ही ले जाएं। तो इसीलिए 2-4 पॉइंट का बफर देते हुए चलना चाहिए, और सेम स्टॉप लॉस के लिए है। हो सकता है बड़े लोग जो होते हैं एफ आई आईज डी आईज, वो कोशिश करें लोगों को निकालने की, डराने की, तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ भी लेके आ सकते हैं 2-4 पॉइंट, और फिर यहाँ से ऊपर ले जा सकते हैं। तो थोड़ा सा बफर एरिया स्टॉक को दिया कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है। अब ये जो मार्किंग है ना, इसका हमें ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए जहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर आते आते एक तो ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, ऊपर से जो डाउन साइड की मूव है ना वो 30% से ज़्यादा की हो रही है। तो इस एरिया पे हम मतलब मैं 100% कॉन्फिडेंट तब होता जब एक तो इस एरिया पे मुझे ट्रेंड जो था वो मेरे फेवर मिल जाता, बट ट्रेंड मेरे फेवर में नहीं है। और दूसरा मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट तब होता जब क्लोजिंग, जो ग्रीन कैंडल जो है ना, ये इनकी क्लोजिंग अच्छी होती। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनकी क्लोजिंग ऐसी होती कि ये यहाँ तक ऊपर तक ऐसे क्लोजिंग देती कैंडल, ऐसे करके ऐसे कैंडल बनती क्लोजिंग की ग्रीन कैंडल, तब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया कहलाता। अभी भी स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, क्योंकि गैप अप के साथ 2 दिन लगातार गैप अप के साथ काम चला है, ठीक है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बट फिर हम यहाँ क्या, जो हमारा डाउन साइड का मूव है वो बहुत बड़ा है 30% का। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले यहाँ रिएक्शन देखेंगे प्राइस का, उसके बाद हम देखेंगे कि डेली के, जिस तरह ये डेली के सप्लाई जोन थे ना, देखिए मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। जैसे डेली का एक ये सप्लाई जोन, ठीक है, ये सप्लाई जोन बना डेली का। उसके बाद डेली का एक ये सप्लाई जोन यहाँ बना, ठीक है, ये डेली के सप्लाई जोन बने। तो इनको जैसे ब्रेक किया है ना, वैसे ही जब डेली के 2 सप्लाई जोन मार्केट ब्रेक करके उनके ऊपर क्लोजिंग दे दे, और उसके बाद डेली का कोई फ्रेश डिमांड जोन अगर मार्केट ने बनाया हो और वहाँ पे दोबारा से एंट्री मिले ना, तब आप एंट्री बनाइए। या फिर आप एक काम कीजिए, वीकली में जाइए, वीकली का अगर मार्केट कोई एक सिंगल डिमांड जोन जो है, सॉरी सप्लाई जोन जो है, उसको अगर ब्रेक करता है और उसके बाद
सॉरी सप्लाई जोन, हाँ सप्लाई जोन को अगर ब्रेक करता है वीकली में और उसके बाद अगर हमें एंट्री मिलती है किसी अच्छे वीकली के ही डिमांड जोन में, तब आप एंट्री बनाइए। क्योंकि सिंपल सा फंडा है, अगर आप खुद सोचिए, मैंने आपको बोला है कि 2 सप्लाई जोन अगर ब्रेक होंगे तो ट्रेंड जो होगा वो क्या हो जाता है, वो अप साइड का हो जाता है। और 2 डिमांड जोन अगर ब्रेक होते हैं तो ट्रेंड क्या होता है, वो डाउन साइड में आ जाता है। तो अगर डेली के 2 डिमांड जोन ब्रेक होते हैं ना, तो डेली के जो 2 सप्लाई जोन ब्रेक होंगे तो डेली का जो ट्रेंड होगा वो अप हो जाएगा, तो ट्रेंड ऑटोमेटिकली हमारे उसमें फेवर में आ जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश कीजिए यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड मत बनाइए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट ट्रेड बनाने की। आप उसको पहले देखिए कि प्राइस वहाँ से मूव दे रहा है, उसके बाद क्या उसने 2 सप्लाई जोन ब्रेक किए हैं, अगर वो 2 सप्लाई जोन ब्रेक करता है उसके बाद किसी अच्छे डिमांड जोन में अगर आपको एंट्री मिल रही है विद स्मॉल एसल, तब आप इसमें एंट्री बनाइए। तो ये था मेरा रिलायंस का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन कॉन्सेप्ट। आप लोग भी ऐसे ही डिमांड एंड सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने जो भी आपके स्टॉक्स है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या करना चाहते हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं। और मैं बता दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैंने वीडियो बनाई है, कोई भी सेल की बाय की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं दूंगा, ठीक है। सो आप अपने एंड से ट्राई कीजिए, चेक कीजिए डिमांड सप्लाई जोन को, देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ और ही फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। सो धीरे धीरे करके हम सीखेंगे जिससे कि हमें सीखने में भी आसानी हो। अभी के लिए आप सिर्फ अपने स्टॉक्स में डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क कीजिए और कोशिश कीजिए आप मंथली में जाइए, मंथली में आपको बहुत ईजिली देखने को मिल जाते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन, आपको मार्क करना भी ईजी रहेगा, ठीक है। सो ये था रिलायंस का एनालिसिस डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेसिस पे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। Thank you very much. Have a great day ahead.